उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछना शुरू हो गई है और गठबंधन का दौर शुरू हो चुका है। लोग अपने अपने पसंद की पार्टियों के साथ गठजोड़ कर रहे हैं। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कौन किसके साथ होगा और क्या बन रहे हैं गठबंधन के समीकरण, और बहुजन समाज पार्टी की एकला चलो नीति कितने फायदेमंद होगी, इस सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगले 10 से 15 मिनट में आपके सामने गठबंधन की तस्वीर साफ करते हैं कि कौन किसके साथ जाएगा। ये लगभग साफ भी हो चुका है क्योंकि बहुत सारे जो निर्णय लेने थे गठबंधन को लेकर वो लिए जा चुके हैं। चुनावी गठजोड़ और चुनावी गठबंधन तय हो गए हैं। सबसे पहले भाजपा की बात करते हैं। 17 में भाजपा अपने सहयोगियों के साथ मैदान में उतरी थी। इस बार क्या सीन है? भारतीय जनता पार्टी ने निषाद पार्टी के साथ पिछले दिनों समझौता किया है ताकि केवट मल्ला और निषाद वोट को साधा जा सके। माना जाता है कि पूर्वांचल में निषाद पार्टी का गोरखपुर के आसपास के जिलों में अच्छा खासा प्रभाव है। इसके अलावा अपना दल की अनुप्रिया पटेल गुट भी भाजपा के साथ है। आपको याद होगा जो हालिया मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ था उसमें केंद्र में अनुप्रिया पटेल को मंत्री पद से भी नवाजा गया है। तस्वीर बिल्कुल साफ है कि अपना दल अनुप्रिया पटेल वाला जो गुट है वो बीजेपी के साथ रहेगा। असल में भारतीय जनता पार्टी की जो नजर है वो पूर्वांचल के कुर्मी वोटों पर है, जिस पर अनुप्रिया पटेल का खासा प्रभाव माना जाता है। वो सांसद भी हैं और वो फिलहाल मंत्री हैं। और पिछले विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें गठबंधन के तहत अपना दल अनुप्रिया पटेल वाला जो गुट है उसने 11 सीटों में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अच्छी जीत थी ये। उत्तर प्रदेश में शायद एकमात्र ऐसी बड़ी पार्टी होगी जिसकी एक भी सीट पर जमानत जब्त नहीं हुई। 2 सीट हारे और उसमें अपनी जमानत बचा पाए अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है। भाजपा ने पूरा जोर लगाया है कि ओम प्रकाश राजभर की एसबीएसपी यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ समझौता हो जाए, लेकिन ये समझौता हो नहीं पाया। हालांकि 2017 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का भाजपा के साथ गठबंधन था। उन्हें 4 सीट मिली गठबंधन में। 4 में से वो 4 सीटों पर 8 सीट मिली थी। 8 में से वो 4 सीटों पर विजय हासिल कर चुके थे। 27 अक्टूबर को अभी आपने देखा होगा मऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन पे अपनी मोहर लगा दी। इस गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल भी बहुत जल्द शामिल होने वाला है। सीटों के तालमेल की औपचारिकता ही बाकी रह गई है और 22 नवंबर को मुलायम सिंह यादव के जन्मदिवस पर दोनों पार्टी लखनऊ में घोषणा कर सकते हैं। खबर तो ये भी है कि जिस होटल में लखनऊ में ये कार्यक्रम होना है उसकी बुकिंग तक भी हो चुकी है। सीटों को लेके हालांकि थोड़ा कशमकश और पशोपेश की स्थिति है। रालोद 40 सीटें मांग रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी का की तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो ये कि 32 तक सीटें देना चाहती है। तो ऐसे में 35 सीटों के आसपास हो सकता है बात बन जाए। पिछले विधानसभा चुनाव में रालोद ने 200 से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। हालांकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलावा आरएलडी का बाकी के जो उत्तर प्रदेश के हिस्से हैं उसमें खासा प्रभाव नहीं है। पूर्वांचल की राजनीति में हालांकि ओम प्रकाश राजभर छाए हुए हैं, उस क्षेत्र में प्रभाव भी रखते हैं और अपना प्रभाव मंत्री पद छोड़ने के बावजूद भी वो बीजेपी को खत्म करने की बात लगातार कह रहे हैं, कसम खा रहे हैं। मंत्री रहे थे, लेकिन अब जो उनका पाला बदला हुआ है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने थोड़े समय के लिए ओवैसी के साथ भी गठजोड़ बनाया था, लेकिन बाद में वहां पे कुछ खटास पैदा हो गई और बात नहीं बन पाई। यहां तक कि ओवैसी के पार्टी के नेताओं ने तो ये तक कहा कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में से भाजपा की बू आती है। ओम प्रकाश राजभर की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वतंत्र देव जो मुलाकात की जो अटकलें हैं उस पर फिलहाल पूर्ण विराम लग चुका है। बड़ी रैली आपने देखा किस तरह से हुई थी, जहां ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव एक मंच पे थे। ओम प्रकाश राजभर ने लगातार राजनीतिक संपर्क के माध्यम से भागीदारी संकल्प मोर्चे का गठन किया है। दावा किया था कि इस भागीदारी संकल्प मोर्चे में 9 राजनीतिक दलों का साझा कार्यक्रम होगा और एक एक वर्ष का मुख्यमंत्री घोषित किया जाएगा। यानी कि एक वर्ष का मुख्यमंत्री एक समुदाय से, फिर मुस्लिम समुदाय से, इस तरह से करके कई समुदायों को एक एक वर्ष का मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा अगर सरकार बनती है तो। हालांकि एक समय लग भी रहा था कि पूर्वांचल में ये भागीदारी मोर्चा एक नई राजनीतिक ताकत बन के उभर सकता है, लेकिन फिलहाल स्थिति बिखराव की नजर आती है। भागीदारी संयुक्त मोर्चे में बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, कृष्णा पटेल का अपना दल, बाबू रामपाल की राष्ट्रीय उदय पार्टी, अनिल सिंह चौहान की जनता क्रांति पार्टी और प्रेमचंद प्रजापति की राष्ट्रीय उपेक्षित पार्टी
रामकरण कश्यप की भारतीय वंचित समाज पार्टी, इसके अलावा शिवपाल यादव की पार्टी भी इसमें शामिल है। हालाँकि शिवपाल को लेके लगातार अखिलेश यादव प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्द ही कुछ ना कुछ इस पे फैसला आपको देखने को मिल सकता है। चाचा शिवपाल अखिलेश यादव की बात शायद मानते हुए नज़र आ रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी के भी शामिल होने की संभावना थी। लखनऊ में एक मुलाकात, एक तस्वीर भी देखने को मिली थी। एक मीडिया कॉन्क्लेव के मौके पर एक तस्वीर निकल के आई थी जहाँ ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आज़ाद नज़र आ रहे थे। हालाँकि अभी तक कोई इस तरह की खबर निकल के नहीं आई है। उधर वामन मेश्राम के बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ भी उनके गठबंधन की बड़ी संभावना थी, जो कि अब लगभग समाप्त हो चुकी है। इस समय स्थिति ये है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब इस गठबंधन के साथ नहीं रहेगी और लगभग 100 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है एआईएमआईएम। चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी अब अकेले ही चुनाव लड़ेगी, ऐसा वक्तव्य दिया भी गया है चंद्रशेखर की तरफ से और अभी तक किसी गठजोड़ का हिस्सा चंद्रशेखर आज़ाद नज़र नहीं आ रहे हैं। एक नई पार्टी को कोई भी स्थापित पार्टी सीट आसानी से देगी नहीं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक-एक सीट बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी को सीट दे देगी, ऐसी सूरत है नहीं। कांग्रेस अभी तक किसी गठजोड़ का हिस्सा है नहीं, तो क्या कुछ होगा ये आने वाला समय बहुत जल्द साफ कर देगा। कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी ने रालोद के जयंत चौधरी से मुलाकात करके तालमेल की संभावनाओं को तलाशा था, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही और अब लगभग तय हो गया है कि रालोद और सपा बहुत जल्द घोषणा करने वाले हैं। इस तरह से अब उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी ये देखना होगा क्योंकि अब तक कांग्रेस का गठबंधन या गठजोड़ किसी भी हिस्से से नहीं हुआ है। कोई भी जो समीकरण बन रहा है उसमें कांग्रेस नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने तो 6 महीने पहले ही साफ कर दिया था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे और सभी 403 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। आप अगर देखें 2017 में भी बहुजन समाज पार्टी 403 की 403 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ी थी। बसपा ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा और इस पर अब तक तो बसपा कायम दिखती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक गठबंधन का विधानसभा चुनाव में जरूर असर पड़ेगा, विशेषकर पूर्वांचल में क्योंकि अधिकांश राजनीतिक दल जो गठबंधन का हिस्सा बन रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ, वो पूर्वांचल के क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के रालोद के साथ आने पर निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को लाभ मिल सकता है और बहुजन समाज पार्टी को भी अपनी रणनीति को एक तरह से रिफ्रेश करना होगा क्योंकि अब जो गठजोड़ पश्चिम उत्तर प्रदेश में रालोद साधना चाहती है वो जाट और मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं। वो किसानों के रूप में जाट और मुस्लिम को जोड़ना चाह रही है। वहीं भाजपा किसानों को पिछड़े वर्ग के याद दिला रही है कि तुम हिंदू भी हो और वहीं उस तरह से जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसका फायदा भाजपा को होगा। लेकिन ध्रुवीकरण के खिलाफ जाकर उसको तोड़कर अगर रालोद कामयाब हो पाई तो वो एक किसान के रूप में अगर वर्ग को संगठित कर पाई तो ये बिल्कुल गठबंधन के लिए फायदेमंद होगा। हालांकि अभी स्थितियां साफ नहीं है और अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। जब बीजेपी मैदान में उतरेगी तब कैसे समीकरण बदलते हैं ये देखना होगा। लेकिन यहाँ पर बसपा अपने कोर वोटर की और सोशल इंजीनियरिंग की वजह से सपा रालोद गठबंधन को बड़ी चुनौती दे सकती है। सोशल इंजीनियरिंग का अगर 50% भी फायदा बसपा को मिलता हुआ नजर आता है तो ऐसे में बसपा कोर वोटर और पिछड़े जातियों का जो वोट है उसको मिला के बसपा यहाँ अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन अब पश्चिम उत्तर प्रदेश पे सबकी नजर होगी क्योंकि बसपा के सामने सपा रालोद का गठबंधन होगा, जो कि देखना ये भी होगा कि जिन जाट वोटरों ने मुजफ्फरनगर से और बागपत से चौधरी अजीत सिंह और चौधरी जयंत चौधरी को हरा दिया था, वो इस बार किस ओर जाएंगे। पिछली बार तो जाटों का वोट बड़े पैमाने पर भाजपा की तरफ गया था। पूर्वांचल में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ओवैसी की रैलियों और जोरदार भाषणों की वजह से मुस्लिम समाज कितना प्रभावित हो पाता है, इसको लेकर उनका क्या नजरिया है। अगर वो इन भाषणों से प्रभावित होता है तो यकीनन ओवैसी की तरफ वोट का प्रतिशत बढ़ेगा। पिछले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 38 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे और लगभग 2 लाख वोट मिला था और 38 में से 37 सीटों पर ओवैसी की पार्टी की जमानत जब्त हुई थी। लगभग 50,000 वोट तो एक ही सीट पर मिला था, जहां पे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ आने से कुछ लाभ सपा को जरूर मिलेगा। बीजेपी को निषाद पार्टी के साथ समझौते के कारण निषाद वोटों का झुकाव भाजपा की तरफ बढ़ सकता है।
सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को इनकम्बेंसी फैक्टर को बहुत बुरी तरह से झेलना पड़ेगा। ज़रूर बड़ा नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा। पिछली बार 40% का वोट मिला था। लेकिन भाजपा की रणनीति ये है इस चुनाव में कि जो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से वोट कम होगा अगर भाजपा का, वो एक मुश्त किसी भी पार्टी की तरफ ना जाए, उसको छितरा दिया जाए, उसको स्कैटर कर दिया जाए और ऐसे में रणनीति यही है कि वो जो मुस्लिम वोट या दलित वोट इधर-उधर जाता है या पिछड़ा वोट उसको कई पार्टियों में बाँट दिया जाए तो विनिंग एज भाजपा के पास बनी रहे। अगर ये कामयाब होता है तो फिर से भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी क्योंकि मैदान में भाजपा के सामने बहुत सारी पार्टियाँ उतरी हुई हैं। वहीं मीडिया भी भाजपा और सपा की सीधी भिड़ंत दिखा के बहुजन समाज पार्टी को दरकिनार करने का प्रयास कर रही है। किसान आंदोलन के कारण पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए बड़ी परेशानी बनने वाली है और अगर यहाँ वोट भाजपा के हिसाब से नहीं बटा, तो यहाँ पर भाजपा को बहुत ही बुरा परिणाम देखने को मिल सकता है। एंटी इनकम्बेंसी, किसानों का मुद्दा, कोरोना का जो मिसमैनेजमेंट है, वो सब हैं एक मुद्दे के रूप में सामने आ रहे हैं। वहीं सुरक्षा, सड़क और जो विकास की जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, उनको लेकर भी जनता इस बार काफ़ी हद तक झेल चुकी है, भुक्त-भोगी है, महँगाई की मार को भी झेल रही है। बसपा के लिए अच्छी बात ये है कि उसके कोर वोटर के अलावा ब्राह्मण समाज के काफ़ी बड़े लीडर बसपा में लगातार शामिल हुए हैं। यदि बसपा के विधानसभा प्रभारियों पर नजर डालें तो इस बार पिछड़ा वर्ग की मजबूत जातियों के प्रत्याशी अधिक देखने को मिल सकते हैं। हालांकि बसपा के कुछ कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी में गए हैं, रामचल राजभर, लालजी वर्मा, आर एस कुशवाहा, लेकिन बहन जी ने इनको पूरी तरह दरकिनार कर दिया है और सीधे तौर पे कभी बरसाती मेंढक कहा गया है। तो ये आरोप लगातार लगे हैं और बहन जी ने जो ट्वीट करी है उससे साफ होता है कि बसपा ऐसे नेताओं की कतई भी परवाह नहीं करने वाली है। बसपा ने अपने विधानसभा प्रभारियों को सबसे पहले घोषित कर दिया है। बसपा अपने प्रत्याशियों को प्रभारी के रूप में घोषित करती है, जिसका फ़ायदा बसपा को मिल सकता है क्योंकि मैदान में वो प्रभारी उतरे हुए हैं। हालाँकि प्रभारी प्रत्याशी ही बन जाएँगे, ये 100% नहीं कहा जा सकता। बहुत सारी सीटों पर कई राज्यों में आखिरी समय के टिकट का कटना भी देखा गया है। इसलिए प्रत्याशी डर-डर के अपना प्रचार कर तो रहे हैं, लेकिन गतिविधियाँ धीरे-धीरे बसपा की बढ़ती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन का जो दौर है, उसमें कौन किसके साथ है, ये तस्वीर हमने आपके लिए साफ कर दी है। आप बताइए कि गठबंधन का सपा को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? बसपा की क्या रणनीति है और बसपा की एकला चलो जो नीति है, उसका बसपा को क्या फ़ायदा नुकसान हो सकता है? आपके कमेंट का हमको इंतज़ार रहेगा।